सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जो कि आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन पे। ये हमारा क्लास 12th का चैप्टर है। एनसीईआरटी का रिव्यू आज हम इसका करने जा रहे हैं, वो भी टॉपिक जो हमारा स्पेसिफिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है होने वाला है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो मेजॉरिटी में आते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी रिव्यू उसी का ही करेंगे। एनसीईआरटी रिव्यू का मतलब होता है किसी भी चैप्टर को एनसीईआरटी के थ्रू समझना, एंड साथ साथ में इसका डायग्राम तो आपको मैं बना के ही दिखाता रहूँगा जहाँ पे भी नीड होगी। तो इस तरीके से आज हम इसको करने जा रहे हैं। चलिए और टाइम वेस्ट करे बिना इसको स्टार्ट करते हैं। डायग्राम की नीड मैं दोबारा से रिपीट करूँ, जहाँ भी डायग्राम की नीड होगी एनसीईआरटी में बहुत कम वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ें बोल दी जाती हैं। तो आज हम इसी अप्रोच से करेंगे कि हम जितना भी करें हमें वो माइंड में क्लियर हो जाए बिल्कुल। एंड आप एनसीईआरटी साथ साथ मार्क करते भी चल सकते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको साथ में बताता रहूँगा। So the chapter name is Principles of Heredity and Variation and the topic name is Chromosomal Theory of Inheritance. इसको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना भी है। The very first thing is that Mendel published his work on inheritance. मेंडल ने इनहेरिटेंस पे काम करा और उसको पब्लिश करा कौन से ईयर में? 1865 में। और बहुत सालों तक उसका जो काम था उसको किसी ने कुछ नहीं उसको सहारा ना उसको किसी पे भाव दिया किसी ने। कब तक? टिल 1900। 1900 जो ये है इस साल तक किसी ने भी मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं करा, अनरिकॉग्नाइज रहा उसका वर्क। सो कम्युनिकेशन, अब इसके रीज़न है क्या क्या रीज़न है कि उसका वर्क जो किया है वो किसी ने सहारा नहीं उसको किसी ने भी। सो द नंबर वन रीज़न इज, जस्ट अ सेकेंड, वेट, रीजंस मार्क करते हुए चलने हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट रीज़न इज कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। एक दूसरे तक एक बात पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आजकल हमें अगर किसी को कुछ बताना होता है वी हैव मोबाइल फोन्स एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स जिससे कि हम अपनी बात सामने वाले तक या आजकल तो पूरे वर्ल्ड तक हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतनी ईजी नहीं थी जैसे कि आज है। तो इसी वजह से जो उसका वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज रहा। सेकेंड रीज़न जो बताया जाता है वो क्या है? सेकेंड रीज़न इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, जिसको कि वो क्या बोलता था? जीन्स को फैक्टर्स बोलता था। तो जो उसका फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट था, एज द स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, मेंडल ने क्या बोला था? वो जीन्स को क्या बोलता था? जीन्स वर्ड को वो जीन्स ना बोल के वो उसको फैक्टर बुलाता था। तो उसके हिसाब से जो फैक्टर थे वो बहुत ही स्टेबल यूनिट्स थे, बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स थे जो कि क्या हेल्प करते थे? द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स में, ट्रेट्स का जो एक्सप्रेशन था उसको लाने में हेल्प कौन करते थे? जीन्स हेल्प करते थे। सो अ पेयर ऑफ एलील्स, एलील्स हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में। एलील्स क्या होते हैं? तो एलील्स के जो पेयर होते हैं जो कि एक अगर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सो होमोलोगस क्रोमोसोम पे अगर ये वाले पे अगर इस तरीके का जीन है तो दूसरे वाले पे भी उसी तरीके का जीन होगा। वो चाहे टीपी ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो जो सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन कैरी करे वैसे एलील्स, आपको एलील्स का कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है इस वजह से उसके लिए अलग ही वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं अगर आप नहीं समझा है तो आप पेयर ऑफ एलील्स जो कि ब्लेंड नहीं करते हैं आपस में, जो मेंडल थे उनके हिसाब से जो एलील्स है वो आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं विद ईच अदर। एंड ये चीज़ जो थी वो बाकी साइंटिस्ट को एक्सेप्टेड नहीं थी। वो कह रहे थे, मेंडल ने ऐसा बोला कि जब ट्रांसमिशन होता है, मेंडल का क्रॉस ड्रॉ करेंगे हम एक बार दोबारा से। मैंने बोला कि फादर के पास टी है और मदर के पास स्मॉल टी है, इन दोनों का हमने करवा दिया क्रॉस। यहाँ से आया टी और यहाँ से आया स्मॉल टी। डोमिनेट था कैपिटल टी, तो इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। जो ऑफस्प्रिंग था उसके पास भी क्या आ गया? कैपिटल टी। मतलब जितने हाइट फादर की थी सेम टू सेम हाइट ऑफ स्प्रिंग की थी, ऐसा कहना था किसका? मेंडल का। लेकिन ये बात जो थी ये बाकी साइंटिस्ट को पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई? उसका बहुत अच्छे से रीजन दिया गया है एनसीईआरटी में, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, सुनिएगा इसको। बिकॉज ऑफ द वेरिएशन सीन इन द नेचर। अगर अगर सारी चीज़ें सेम टू सेम पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आ रही तो भाई वेरिएशंस कैसे आ रही हैं? तो इसका मतलब साइंटिस्ट को लगा कि मेंडल तो गलत कह रहे हैं। अगर सेम टू सेम चीज़ें आ रही हैं तो नेचर में हमें वेरिएशन क्यों दिख रही है? अगर फादर की हाइट 5 फीट है तो बच्चे की हाइट उससे कम या ज़्यादा क्यों हो रही है? वेरिएशन क्यों आ रही है? तो इस तरीके से जब साइंटिस्ट ने सोचा तो उन्हें लगा ये तो गलत कह रहे हैं, इस वजह से उनको ये मंजूर नहीं था। नेक्स्ट थिंग क्या थी? अगेन मार्क करेंगे हम दोबारा से। Yes. So the third thing is that Mendel's approach of using mathematics, उन्होंने किसका सहारा लिया? मैथमेटिक्स का सहारा लिया और एक्सप्लेन करा बायोलॉजिकल फिनोमेना को। मीन्स एक उन्होंने बहुत अलग चीज़ करी थी, उन्होंने बायोलॉजी को मैथ से जोड़ दिया था। अब आप खुद सोचिए, जब कोई साइंटिस्ट बायोलॉजी को मैथ से जोड़ने लग जाए तो दूसरे लोगों को तो यही लगेगा अरे कर क्या रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से न्यू था और अनएक्सेप्टेबल था सोसाइटी के अंदर साइंटिस्ट को कि आप बायोलॉजी में मैथ्स कैसे ला सकते हैं। और फोर्थ थिंग जो कि थी वो थी मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट द फैक्टर्स जिन्हें जीन्स कहते हैं वर द डिस्क्रीट यूनिट्स, लेकिन
वो जीन्स वो फैक्टर्स वैक्टर्स वर्ड्स तो बार-बार वो यूज़ करते रहे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बता पाए कि इनका एग्ज़िस्टेंस कहाँ पे होता है या फिर किस चीज़ के बने होते हैं। हम सबको पता है, हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको एक बारी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ही आपको मैं बता देता हूँ। हम सबको पता है, अगर मैं क्रोमोसोम वर्ड बोलूँ, तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए कि एक बीच में सेंट्रोमेयर है, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है एंड एक इधर से है और एक इधर से है। इस चीज़ को मैं एक क्रोमैटिड बोलता हूँ, इस चीज़ को मैं एक क्रोमैटिड बोलता हूँ और इस पूरे को मैं क्रोमोसोम बोल देता हूँ। और यहाँ पे बीच-बीच में इस जगहों पे यहाँ पे जो कि है डीएनए के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर ये छोटे-छोटे पीस में इतनी सी जगहों पे जो कि है जीन्स लगे हुए होते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर ओनली। और जब जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो फिर ये बात तब के साइंटिस्ट को पता नहीं थी। क्यों? क्योंकि तब तक क्रोमोसोम्स, ये डीएनए का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था। तो वो फैक्टर्स वर्ड यूज़ करते रह गए, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बता पाए कि फैक्टर्स डीएनए पे होते हैं या फिर बने किसके होते हैं, ये सब वो बता ही नहीं पाए थे। इस वजह से लोगों को लगा इनका सिर्फ ये असम्पशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली में। अब लेकिन आज हम इनकी बातों को पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो इनका रिकॉग्निशन हुआ ही होगा। तो इनका रिकॉग्निशन कब हुआ? ये देखिएगा, आगे हमें ये बताया गया है दैट हाउ हिज वर्क गॉट इनटू द रिकॉग्निशन। तो 1900 में, जस्ट अ सेकंड, यस, 1900 के आसपास 3 साइंटिस्ट आए, डी व्रीज, कॉरेंस एंड वॉन टेस्मार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग-अलग, एक साथ नहीं, अलग-अलग इन्होंने डिस्कवर करा मेंडल के रिजल्ट्स को। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, मेंडल के यहाँ पे जो लाइफ टाइम है वो नहीं दिया गया है, मगर वो पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। ही डाइड बिफोर द रिकॉग्निशन। ये बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये बात आपको भी लिखनी है, ये बात लिखनी ज़रूरी है। लिख लेते हैं इस पॉइंट को यहाँ पे। सी, मेंडल died before the recognition of his work। मतलब जब तक उनका जो उन्होंने काम किया था, मतलब यहाँ पे इसके आगे हमें यही पढ़ना है कि उनके वर्क को रिकॉग्निशन दिया 3 साइंटिस्ट ने, लेकिन वो रिकॉग्निशन होने से पहले ही वो मर चुके थे। तो उनके काम को जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंस मिली थी, वो मिली थी आफ्टर 34 ईयर्स। ये भी पॉइंट लिखने का है, लिख लीजिए इसे भी। His work got recognized after 34 years of publishment। 34 ईयर्स होने से पहले ही जो कि है उनकी डेथ हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि आखिर इन 3 साइंटिस्ट ने ऐसा क्या करा कि उन्होंने बोला कि जो मेंडल जी जो थे वो बिल्कुल सही कह के गए थे, उनकी बात में कोई भी गलती नहीं थी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी increase the size once again। First of all, yes, so discovered results on the inheritance of characters। characters का जो inheritance था उस पर इन लोगों ने बात करी और देखा कि जो मेंडल के रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल सही आ रहे थे। Also by this time, due to the advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। अब जो था वो टाइम बीत चुका था। मेंडल के टाइम पे ज़्यादा क्रोमोसोम और इन सब पे लोग बात नहीं करते थे, लेकिन अब टाइम 34 ईयर्स आगे जा चुका था। अब सेल डिवीजन अच्छे से दिख पा रहा था, इस पे लोग बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब माइक्रोस्कोप्स आ चुके थे, अब ये चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी। सो दिस लेड टू द डिस्कवर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस। अब जब माइक्रोस्कोपी लेवल पे आया, सेल डिवीजन देखा, तो किसी ने न्यूक्लियस भी ऑब्जर्व करा और दैट अपीयर टू द डबल एंड डिवाइडेड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। जो कि डबल कर रहा था और डिवाइड कर रहा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस के अंदर जो कि पहले तो डबल करा, 2 पार्ट्स में वो बढ़ गया, फिर डिवाइड करा एंड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, 2 सेल के अलग होने से पहले न्यूक्लियस में एक ऐसी चीज़ थी जो कि पहले डबल हुई, फिर डिवाइड हुई और फिर उसने सेल डिवीजन को कर दिया, मतलब 2 सेल अलग अलग हो गए। these are called chromosomes। इनको लोगों ने नाम दिया क्रोमोसोम का। तो देखिए फाइनली क्रोमोसोम की अब जो डिस्कवरी थी वो
हो चुकी थी, आ चुका था क्रोमोसोम टर्म, तो अब मेंडल की जो इंपॉर्टेंस थी वो यहाँ पे पता चलने वाली थी। तो क्रोमोसोम्स जो थे उनको बताया गया है एज अ कलर्ड बॉडी एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्ट्रेनिंग। जब उन पे स्ट्रेनिंग की गई तभी वो दिखे थे। ये सब आप पढ़ चुके हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में कि कैसे क्रोमोसोम्स दिखे थे, ये सब अभी यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं। देन बाय 1902 1902 जब ईयर आया, सो क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। जब 19 अब देखिए जब टाइम बीतता जाता है तो और मॉडिफिकेशन होती है किसी चीज़ पे। अब पता चला कि जो क्रोमोसोम है वो मूवमेंट करते हैं मियोसिस के टाइम पे। एंड वॉल्टर स्टनन एंड थियोडे बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट के नाम जो है आपको याद रखने हैं। इन दो साइंटिस्ट ने नोट करा द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, कि जिस तरीके से क्रोमोसोम बिहेव कर रहे थे उसी तरीके से जीन्स भी बिहेव कर रहे थे। एंड यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट, उन्होंने टर्म यूज कर दिया इसके लिए, कौन सा, क्रोमोसोम मूवमेंट का, टू एक्सप्लेन द मेंडल लॉज। मतलब कि क्या बोला इसका मतलब, आपको समझ में आया? इन्होंने बताया कि जिस तरीके से क्रोमोसोम का हो रहा है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक क्रोमोसोम है इस तरीके से और ये डिवाइड करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब ये पूरा सेल डिवीजन वाला जो हमारा चैप्टर था वो वाला इसने पूरा करा। तो इसी तरीके से जिसके अंदर जो जीन्स है, जिसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो भी सेम टू सेम मूवमेंट शो कर रहा है। अगर ये 1 से 2 बन रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर की जो चीज़ है वो भी 1 से 2 बन रही है। यही चीज़ देखिए यहाँ पे दिख भी रही है। एक यहाँ पे क्रोमैटिड था, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड हो गए, लेकिन इसको एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे और इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, जो जिसको जीन्स बोल रहे हैं आज हम, वो जीन्स भी डबल डबल हो रहे हैं यहाँ पे। सो इसी वजह से, और इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम का मूवमेंट नाम दे दिया, और इसी से ही मेंडल के लॉ जो थे वो एक्सप्लेन हुए। Recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis, equational division याद करिए, क्लास 11th का चैप्टर हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन। ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता था, इक्वेशनल डिवीजन इन माइटोसिस एंड रिडक्शन डिवीजन इन मियोसिस। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, से दोनों ही पेयर में आते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर पेयर में होंगी चीज़ें। एक मैं किसी भी इंसान के अंदर से अगर मैं जीन देख रहा हूँ, क्रोमोसोम देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि उसके अंदर ये वाला पेन नहीं दिख रहा है, दूसरा पेन चेंज करेंगे, ये दिख रहा है, ये किसी भी इंसान का क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर पेयर में होंगे जीन्स। मतलब देखिए क्रोमोसोम तो है ही पेयर में, पेयर क्रोमैटिड होते हैं। इसी तरीके से जीन्स भी पेयर के अंदर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल टी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ पे भी कैपिटल टी, यहाँ पे भी स्मॉल टी हो सकता है, लेकिन होंगे हमेशा वो पेयर के अंदर ही। तो यही चीज़ जो की है इन्होंने यहाँ पे हमें बताई थी। और क्या है इसमें देखने का, द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के कौन से होते हैं, जो कि सेम टू सेम जीन कैरी कर रहे हो। कि अगर मैं बोल रहा हूँ उसके पास हाइट का जीन है तो दूसरे के पास भी हाइट का जीन ही होने वाला है। इफ वन हैज अ हाइट जीन तो दूसरे के पास भी हाइट का ही जीन होने वाला है। और क्या बात बोली गई है, रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द, ये सब पढ़ लिया है, एंड द जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द सेम साइट। अगर एक क्रोमोसोम पे हाइट वाला यहाँ पे है तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी हाइट वाला यहीं पर ही होने वाला है। इसको ऐसे कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। तो जो सेम पोजीशन है यहीं पर ही जो कि है चीज़ें हमें देखनी है। जब ये इसका हम डायग्राम में देखेंगे तभी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ऐसे थोड़ा कम एक्सप्लेन हो पाता है, बट स्टिल आप अपने माइंड में एक रफ फिगर अभी क्रिएट करिएगा। पूरा एक बारी में समझने नहीं आने वाला है, सो डोंट टेक स्ट्रेस कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। इट इज़ ऑब्वियसली श्योर दैट जब आप पहली बारी पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आप दूसरी या तीसरी बारी इसको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको आ भी रहा होगा समझ में। तो एक लाइन हमें यहाँ से मार्क करनी है ज़रूर से इसको आप कर भी लीजिएगा। The line is, the two alleles of gene pair are located on homologous site of homologous chromosome. यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हमें डायग्रामेटिकली दिखाया गया है मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विद 4 क्रोमोसोम। 4 क्रोमोसोम बनेंगे विद अ मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन में यहाँ पे दिखाई गई है। क्या हुआ जीवन के फेज में, हमें पता है क्या क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर में सब पढ़ के आए हुए हैं आप लोग। G1 G2 दोनों का लिखिए जल्दी से जाके, इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। देन मैं मियोसिस 1 के एनाफेज में, तो इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। मियोसिस 2 के एनाफेज में जो होमोलोगस सिस्टर्स होती हैं, जो ये साथ में जो लगे हुए होते हैं, पहले
इसको भी अच्छे से ही एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे रफली हमें नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि जो मियोसिस 1 के एनाफेज है, एनाफेज ये इस तरीके से यहाँ पे आ नहीं पाया पूरे में, लेकिन देखिएगा एक ये है और एक ये है, ये दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं एक के ऊपर एक, बिल्कुल अच्छे से। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये दोनों ऑपोजिट जगह ऑपोजिट पोल्स पे जाके चिपक जाएंगे। एनाफेज 2 में क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर रह गई थी अकेली, अब इसमें क्या होगा, बीच में से सेंट्रोमेर टूट के ये भी अलग हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अभी तो आई थिंक आपको समझ में आना भी चाहिए कि सेल साइकिल सेल डिवीजन में ये बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया था। और फिर इस तरीके से हमारे पास जर्म सेल का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। आगे बात करी गई है द कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, कैसे की बिहेवियर होता है हमारे क्रोमोसोम का और किस तरीके से बिहेवियर होता है हमारे जीन्स का। सो द ए शोज बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड बी शोज जीन्स। लिख लेते हैं इसे यहाँ पे ताकि हमें दिक्कत ना हो समझने में। ए दिख रहा है, एक दिखा रहा है हमें क्रोमोसोम के बारे में और बी दिखा रहा है हमें जीन्स के बारे में। सो क्या बोल रहे हैं दैट द क्रोमोसोम अकर इन पेयर, क्रोमोसोम हमेशा किस में आता है, पेयर के अंदर आता है, और वहीं जो जीन है वो आता है, वो भी पेयर के अंदर आता है। देन द सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, और ये भी सेग्रीगेट कर जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। फॉर्मेशन ऑफ सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट, वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। वहाँ पे इंडिपेंडेंटली जो पेयर है वो सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी पेयर ही सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन विद जीन्स वहाँ पे क्रोमोसोम। तो यहाँ पे एक्चुअली कंपैरिजन का मतलब डिफरेंशिएशन नहीं था, यहाँ पे कंपैरिजन का मतलब है इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ का बताना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे बता ही रहे हैं आपको सिमिलैरिटीज़, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, इस टेबल में हमें दिखाई गई है सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन्स। आई होप समझ में आई होगी इतनी बात कि दोनों ही जो लास्ट वाला पॉइंट था वो फिर से सुनिएगा। ये भी पेयर में सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर, ये भी इंडिपेंडेंट पेयर में सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, लेकिन वहाँ पे क्रोमोसोम है और यहाँ पे जीन है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ओनली एक ही जाता है अगले वाले के अंदर, ये भी एक ही जाता है अगले वाले के अंदर, ये भी पेयर में होते हैं, ये भी पेयर में ही होते हैं। आई होप दिस थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। और भी अभी इसका एक्सप्लेनेशन करा जाएगा, लेकिन वो होगा अगली वीडियो में। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 1 बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको यहीं पर ही रोक दिया गया है। बट अगर आप ये वीडियो बहुत देर से देख रहे हो तो पार्ट 2 भी आई थिंक आ चुका होगा, तो जल्दी से जाकर उसको भी देख लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देन गुड बाय, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। गुड बाय।